आज हम करेंगे आईआईटी जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक रहेगा वर्क पावर एंड एनर्जी। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वर्क पावर एनर्जी में से। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, चेन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने हर ऑब्जेक्टिव बुक में देखे भी होंगे और किए भी होंगे, टेस्ट में आए होंगे, टेस्ट सीरीज में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l। आपको ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है, अच्छे से रीड करके कहीं भी किसी भी नोटबुक में ट्राई कीजिए, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। A uniform chain of mass m, length l is held on a horizontal frictionless table with 1 by nth of its length hanging over the edge। तो कहते हैं एक टेबल पर एक चेन है जिसका कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है ना। एक टेबल के ऊपर एक चेन है जिसका कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है। तो लेट से टोटल चेन की लेंथ है l, टोटल चेन की लेंथ है l एंड टोटल मास है m। तो कितना पोर्शन हैंग कर रहा है? 1 बाय nth पोर्शन इसका हैंग कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन कितना है? L बाय n पोर्शन है। तो अगर मास इसका m है तो कितना मास लटक रहा है, कितना मास हैंग कर रहा है? तो हैंगिंग पार्ट का मास भी कितना होगा? m बाय n होगा, है ना। m बाय n मास होगा जो हैंग कर रहा है। अच्छा जी, ये इसको कहते हैं ग्राउंड। ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी जैसे कि mgh। नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होती है, माइनस में भी होती है। तो क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन पुलिंग द चेन अप ऑन द टेबल। ये पूरी चेन ऐसे ऐसे आपको ये खींचनी है ना। ये पूरी चेन जो हैंग हो रखी है इसको आपने पूरे के पूरे को ग्राउंड के ऊपर वापस टेबल के ऊपर लेके आना है। हमने टेबल को ग्राउंड की हाइट मान लिया। तो टेबल से कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है, इस पोर्शन को वापस खींच के ऊपर लेके आना है। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चलिए जी, तो ये वर्क पावर एनर्जी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। मुझे यही तो निकालना है कि कितना इसको खींचेंगे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी चेन ऊपर टेबल के ऊपर आ जाए। तो हमें यही निकालना है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपने पूरी की पूरी चेन को खींच के ऊपर टेबल के ऊपर ले आए। पूरी चेन जब टेबल के ऊपर आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, है ना। वो पूरी की पूरी जब टेबल के ऊपर आ जाएगी चेन, लास्ट में फाइनली जब हम इसको खींच के पूरे का पूरा टेबल पे ले आएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 माइनस इनिशियल। ये इनिशियल स्टेज है, इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियली हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जैसे, अब आपको ध्यान से देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब तो एक मास होता है ना, एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास जब h हाइट ऊपर होता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। और अगर पॉइंट मास नीचे है, मान लो d डेप्थ नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस mgd, है ना, माइनस mgd। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ना जब एक चेन होती है, चेन में जो मास है वो पॉइंट मास नहीं है। चेन में मास लगातार फैला हुआ है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, हर लिंक में मास है। चेन की हर लिंक में मास है। तो mgh में हाइट कौन सी लें? कौन से वाले मास की हाइट लें? पॉइंट मास में तो इस मास की हाइट लेनी है। चेन के टाइम पे ये वाले मास की हाइट लें या ये वाले मास के लिए हाइट लें या ये वाले मास के लिए, मास तो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो चेन के केस में हम मास मान लेते हैं कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हम चेन के केस में ये मान लेते हैं कि मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके अकॉर्डिंग हाइट ली जाती है। तो अगर चेन की पूरी हाइट h है तो हम h/2 ले लेते होते हैं। हाँ जी, मेरी बात क्लियर है सबको? तो अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन क्या था कि आपको कितना वर्क डन लगेगा इस पूरी लटकी हुई चेन को भी ऊपर टेबल के ऊपर लेके आने में। तो फाइनल आंसर क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आपने पूरी की पूरी टेबल पे ले आए,
पूरी चेन फाइनली आप टेबल पे ले आए, मतलब ग्राउंड पे ले आए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 माइनस। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करके बतानी है कि इनिशियल कितनी है। तो हम ये मान रहे हैं इस चेन पे में जो मास है वो सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जो m/n मास है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि ग्राउंड के नीचे है इसलिए नेगेटिव, मास m/n, g तो g है, हाइट। अब ये वाली हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट, अगर पूरी हाइट है l/n तो ये वाली हाइट कितनी होगी? l/2n। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया mgl/2n²। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो फाइनल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन, सेम क्वेश्चन की रिवीजन, कि इनिशियली चेन का कुछ पोर्शन हैंग हो रखा था। कितना पोर्शन हैंग हो रखा था? l/n। उसका मास कितना होगा? m/n। उसको खींच के फाइनली हमें सारा का सारा टेबल के ऊपर लेके आना है। ठीक है जी, ये फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है। तो बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन कितना लगता है? एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वो टेबल के ऊपर आ गई तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, माइनस इनिशियली वो टेबल के नीचे थी, कुछ पोर्शन नीचे हैंग कर रहा था, तो हैंग कर रहा था इसलिए माइनस। मास कितना है उस हैंगिंग पोर्शन का? m/n। mgh क्या लें? तो h इस बार क्या लेंगे? जहां सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसकी हाइट लेनी है। तो टोटल हाइट अगर l/n है तो रिक्वायर्ड हाइट कितनी होगी? l/2n। तो l/2n, तो फाइनल से कितना आ गया? mgl/2n²। क्यों? क्योंकि इस बार चेन का मास लगातार फैला हुआ था। तो हम कौन सी वाली चेन की हाइट लेते हैं, कौन से वाले मास की हाइट लेते हैं? हम ये मान लेते हैं सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसकी हाइट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको एक बेस गिवन है, बेस के ऊपर रखा हुआ स्प्रिंग गिवन है, बेस गिवन है, बेस के ऊपर रखा हुआ स्प्रिंग गिवन है। तो यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म। अच्छा, ऊपर से m मास आपने, है ना, m मास जो है वो ड्रॉप करना है। मास 1 kg का मास आपने ऊपर से ड्रॉप किया। प्लेटफॉर्म को मैंने ग्राउंड मान लिया, ग्राउंड लेवल मैंने ये ले लिया प्लेटफॉर्म। तो कितने की हाइट से ड्रॉप किया? 40 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप किया। सेंटीमीटर में हमें चीज़ें पसंद नहीं है, हम इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ऊपर से इसको किया, तो एज अ रिजल्ट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब फाइनल सिचुएशन क्या होगी, है ना? फाइनल सिचुएशन क्या होगी? ऊपर से ये आया, प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरा तो वेट की वजह से स्प्रिंग दब गया। तो शायद कुछ फाइनल सिचुएशन ये होगी, ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया सारा सिस्टम। ये फाइनल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन 10 सेंटीमीटर प्लेटफॉर्म नीचे चला गया, स्प्रिंग भी 10 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर गया, है ना? स्प्रिंग भी 10 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर गया। चलिए जी, एज अ रिजल्ट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट? स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया जाता है। कहीं किसी पूरे क्वेश्चन में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जिन क्वेश्चंस में फ्रिक्शन नहीं होती, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 होते हैं, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लग सकती है। तो हम एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं बहुत ध्यान से। कंजर्विंग टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम इस क्वेश्चन में कंजर्व करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं किया। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 हैं, देयरफॉर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म को हमने ग्राउंड माना हुआ था, बस इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इनिशियली कितनी एनर्जी है? स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, अनकम्प्रेस्ड है, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में इस मास के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस मास के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो एनर्जी कितनी होगी?
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, तो mgh, h इज 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है तो डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फाइनल, ये सिचुएशन फाइनल है। तो m मास अब यहाँ आ गया, मतलब ग्राउंड से भी नीचे चला गया, नीचे वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस mg, कितनी डेप्थ चला गया? 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है, डिवाइड बाय, प्लस अब स्प्रिंग भी दब गया, पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, अब स्प्रिंग भी दब गया, तो दबे हुए, स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के हमें निकालना है, एक्स 10 सेंटीमीटर कंप्रेशन है, सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। पहले ये 100, यहाँ से ये 100 और यहाँ से एक 100 कॉमन लेके सबका, इन दोनों का डिनोमिनेटर में 100 कॉमन लेके इस 100 से कट हो गया। नेक्स्ट ये वाला 100 10 और 10 वाले 100 से कट हो गया। अच्छा जी, फिर ये बना 40 mg इज इक्वल टू माइनस 10 mg प्लस k बाई 2, k हमें निकालना है। 10 mg इधर आया, 40 mg प्लस 10 mg 50 mg इज इक्वल टू k बाई 2। अब हम वैल्यू डालते हैं। m मास, मास गिवन था 1 kg, g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 2 भी इधर आया इज इक्वल टू k, फोर्स कांस्टेंट रह गया, तो 15 × 10 500 × 2 1000। k की यूनिट्स क्या होती है? हमने स्टैंडर्ड यूनिट में लिया, यानी न्यूटन पर मीटर, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 आया। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, हर ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा, जेई प्रीवियस ईयर में मिलेगा, नीट में मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना चाहिए पहले। तो क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 3 ग्राम इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन आपको गिवन है 3t माइनस 4t स्क्वायर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन। जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी भी बुरी लगती है उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो पोजीशन दे रखी है, वर्क डन पूछा है 0 से 4 सेकेंड तक। चलिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया ताकि वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्वेश्चन पढ़ना है और आपको पहले खुद से ट्राई करना है। तो एक्सेलरेशन आ गई -8 एंड 3t स्क्वायर की एक्सेलरेशन 60 है ना, 60। तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गए, ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है। चलिए जी, तो फोर्स क्या रहता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास गिवन है, मास गिवन था आपको मास गिवन है 3 ग्राम, मास इज 3 ग्राम, ग्राम हमें पसंद नहीं है, इनटू ए। चलिए वर्क डन निकालना है। अब छोटा सा वर्क डन क्या आता है? छोटा सा वर्क डन आता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे को बड़ा करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लो जी, बड़ा वर्क डन बन गया। लेकिन राइट साइड पे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज दिस, एक्सेलरेशन हमें पता है ना, एक्सेलरेशन हमें पता है -8 प्लस 60। अब यहाँ पे ना dx आ रहा है और मुझे लिमिट्स डालनी है टाइम की 0 से 4, तो dx को किसी तरह ख़त्म करना है और टाइम में लेके आना है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। अगर टाइम लेके ही आना है तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, सच डैट ds बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी, है ना। ds बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी। जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर ले जाओ, 3/1000 बाहर आया, अंदर रह गया -8 प्लस 60 एंड वेलोसिटी की टर्म लिख दो। वेलोसिटी इज 3 माइनस 8t एंड प्लस 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी की टर्म हमने लिख दी एंड dt पहले से था वो लिख दिया। अब सारा एक्सप्रेशन टाइम में आ गया और टाइम की ही लिमिट डालनी है, वर्क डन निकालना है 0 से 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक।
अब बहुत ज़बरदस्त वाली इंटीग्रेशन लग सकती है और आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 और 6 में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 आ गया बाहर। बाहर रह गया जी हमारे पास 6/1000, 2 बाहर आ गया तो बाहर हो गया 6/1000 एंड इंटीग्रेशन ऑफ -4 + 3t, है ना, -4 + 3t अगर 2 बाहर आया तो, एंड यहाँ 3t²। कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो, +3। इस पूरे की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 6/1000 पहले से था, पहले इसको इजी बनाते हैं, सबको सबसे मल्टीप्लाई, तो -12t²। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सबको सबसे मल्टीप्लाई, +32t -12। अब 9t³ -24t² +9t होल मल्टीप्लाई dt, होल मल्टीप्लाई dt। 6/1000 लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले 9t³ देन t² -12 -24 इज -36t², देन 32t प्लस ये तो 41t, लास्ट इज -12। इंटीग्रेशन के लिए एक्सप्रेशन तैयार है, dt लिमिट्स इज 0 से 4। 6/1000 एज इट इज। इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। 9t³ की t 4/4 -36 t³ की t² की t³/3 +41 t की इंटीग्रेशन t²/2 -12 की 12t। अब लिमिट्स पुट करनी है 0 से 4। जहाँ जहाँ अपर लिमिट में जहाँ जहाँ इसमें वेरिएबल है t, वहाँ वहाँ 4 पुट करोगे, है ना, वहाँ वहाँ 4 पुट करोगे। तो 6/1000 ये था। अच्छा जी, 9 इंटू, ध्यान से, बड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन, 4 यहाँ 4 की पावर 4, है ना, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 इज 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 माइनस 3 से 36 कट हुआ तो 12, t की जगह 4, 4 का क्यूब इज 64 प्लस 41/2। अच्छा, 4 यहाँ पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। अच्छा, यहाँ 4 पुट किया तो 48। चलिए फिर इस पूरे में से मुझे नज़र आ रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है ना, कि 8 ही आ रहा है, 8 ही कॉमन आ जाएगा। तो इस पूरे में से 8 हमने कॉमन ले लिया। क्यों, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, जो चीज़ कॉमन आ सकती है निकालना चाहिए। तो यहाँ 8 रह गया, 64 में से 8 बाहर आ गया, 8 × 9 72, 64 में से 8 बाहर आ गया तो 8 × 12 इज 96, 8 बाहर आ गया तो 41, 8 बाहर आ गया तो 8 6 48। तो बाहर आ रखा है 6 × 8/1000। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐड करना है 72 प्लस दिस इज 3 and 113 माइनस 102, दिस इज 11। तो 6 × 8 × 11/1000, 6 × 8 48, 48 × 11 528, बिल्कुल ठीक आ रहा है 528। तो 528, है ना, ऊपर आ गया 528, नीचे 1000, 1000 नीचे से ऊपर जा, है ना, नीचे 1000 मतलब मिली जूल। वर्क डन की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो नीचे 10⁻³ था, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ को क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बट कैलकुलेशन अच्छी थी। ठीक, तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है, कॉपी पे दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन। मोमेंटम 20% से बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ेगी। तो आपको ये रिलेशन ज़रूर पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहाँ से आया ये रिलेशन, तो आपने ज़रूर नोट्स में, मैंने तो कराया था आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अपने आप पेन चेंज करके 1m से मल्टीप्लाई 1m से डिवाइड, सच दैट 12 mv इज मोमेंटम, तो ऊपर आ गया मोमेंटम का स्क्वायर ये,
तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना जी, परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परसेंटेज, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। कभी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमें ये निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर, तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। हमें ये निकालना है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं, 2m ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले से कट हो जाएगा, तो ये बनेगा जी फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इंटू 100। अच्छा, मोमेंटम कहा गया है क्वेश्चन में 20% से बढ़ गया, तो इनिशियल मोमेंटम अगर p था तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, p प्लस p का 20%, p प्लस p का 20%, p प्लस 0.2p यानी कि 1.2p, ये फाइनल मोमेंटम हो गया 1.2p। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1.2p का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इंटू 100। p का स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कट हो जाएगा, है ना, p का स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 100, ये बचा। 1.2 का स्क्वायर इज 1.44 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, फाइनल आंसर आने ही वाला है। तो ऊपर कितना हो गया जी, 0.44 इंटू 100, तो यानी कि 44% से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मोमेंटम 20% से बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 44% से बढ़ेगी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अक्सर स्टूडेंट्स को परसेंटेज वाले क्वेश्चन में डाउट आता है, तो ये आई होप कि सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो फोर्थ का आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टिकल ऑफ मास दिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आपको गिवन है ना, क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो हमें क्या निकालना है, इफ इट स्टार्ट्स इट जर्नी, तो एक पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, इट्स वेलोसिटी है 12 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है 12 मीटर पे कितनी होगी। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें फंडा क्या यूज़ होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियली उन्होंने कहा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ पार्टिकल इज 0.1
इंटू वी स्क्वायर, वी ही तो हमें निकालना है। अच्छा, एरिया वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बहुत ध्यान से देख के बताओ, दो साइड्स जो पैरेलल हैं, एक साइड ये और एक साइड ये है ना, ये साइड जो पैरेलल है इसकी लेंथ कितनी आएगी? ये 4 है, ये 8 है, तो ये कितनी आई टोटल? 4। तो 4 प्लस 12 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में दो पैरेलल साइड्स कितनी है? 4 एंड 12 इनटू हाइट। दो पैरेलल के बीच में हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी मेंशन है हमें? 10। तो ये 10 है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इज 16 इंटू 10, राइट साइड इज हाफ 0.1 इंटू वी स्क्वायर। चलिए, तो हाफ से हाफ कट, तो 160 अपॉन 0.1 इज वी स्क्वायर। डेसिमल नीचे से कट हुआ तो ऊपर एक जीरो आया। 1600 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू 40। देखिए कोई ऑप्शन है 40? हाँ जी, 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी। बहुत अच्छे, आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है, ये 6th क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और नीचे कमेंट में अपना करेक्ट ऑप्शन जो भी आपका आता है वो लिख देना है ना। फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। आपको क्या करना है, जो भी 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा आपने कमेंट में लिख देना है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।